जी। सर एक एक चीज नोट। पूछनी थी। जी सर। सर एक चीज पूछनी थी कि जैसे ये जो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट था इसमें, जी सर। उसमें एक तो था 20% और मोर वोटिंग राइट्स था, जी सर। और एक था कंपनी में अगर उनके इक्विटी शेयर्स भी हैं तो। सर वो वोटिंग राइट इक्विटी शेयर से ही तो आते हैं। अच्छा ठीक है, 20%, ओके सर। अगर मेरे पास इक्विटी शेयर है 20% तो वोटिंग राइट आ जाएगा। अगर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं तो वोटिंग राइट नहीं आएगा। भाई एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, आप इस पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? सर अगर आप 20% और मोर इक्विटी शेयर्स खरीद लें तो आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आएगा। सर आप प्रेफरेंस शेयर्स 100% भी खरीद लेना तो भी नहीं आएगा। अगर मैं किसी कंपनी के 100% प्रेफरेंस शेयर भी खरीद लूं, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट नहीं आएगा सर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट तो इक्विटी शेयर्स से आता है, प्रेफरेंस शेयर्स से नहीं आता। ओके सर। सर लास्ट क्लास में हम लोग मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और मेडिकल फैसिलिटी में, मेडिकल के परकोजिट में हमने लास्ट पॉइंट ये डिस्कस किया था कि अगर हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉय, इसकी हमें अपने पास टैक्स देने की जरूरत नहीं है, ये पैसे एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगला पॉइंट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड एलटीसी। सर ये जो हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मेडिकल फैसिलिटी और एलटीसी दोनों में एप्लीकेबल है। हमने ये डिस्कस किया था कि आप मेडिकल फैसिलिटी दे सकते हैं किसको? एम्प्लॉय को और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एम्प्लॉय को और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। मेंबर ऑफ फैमिली कौन होते हैं? शेल इंक्लूड। सर फैमिली मेंबर किसको माना जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल एंड एलटीसी? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ असेसी को माना जाएगा। मिस्टर ए की फैमिली में कौन कौन लोग आएंगे? हमने कहा सर मिसेज आएंगी। और कौन आएगा? मिस्टर ए और मिसेज ए के बच्चे आएंगे। ठीक है। फैमिली के मीनिंग में सर देखिए, फैमिली के लिए एग्जम्पशन थी ना, हम यही तो डिस्कस कर रहे थे। अगर आप मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं एम्प्लॉय को या एम्प्लॉय की फैमिली को, तो फैमिली का मतलब क्या है? सर फैमिली का मतलब है स्पाउस और बच्चे। वेदर डिपेंडेंट और नॉट। सर मान लीजिए स्पाउस असेसी पे डिपेंडेंट नहीं है, तो बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंसर इज यस, मिलेगा। सर मिस्टर ए और मिसेज ए, मिसेज ए को मिस्टर ए की फैमिली में इंक्लूडेड माना जाएगा। ठीक है। अगर मिसेज ए का मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर करा रहा है, एग्जम्पशन दी जाएगी। मैं बता ही रहा था, अगर मान लीजिए बाय चांस मिस्टर ए एक कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी ने मिसेज ए का मेडिकल ट्रीटमेंट पर खर्चा किया, तो मिसेज ए फैमिली की मेंबर हैं, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। वेदर डिपेंडेंट और नॉट, भले ही ये फैमिली के भले ही मिसेज ए अपनी खुद की इनकम अर्न करती हो अलग से, इनको मेंबर ऑफ फैमिली माना जाएगा। एंड
पेरेंट्स, ब्रदर या ब्रदर्स, एंड सिस्टर या सिस्टर्स। if dependent on the assessee. If dependent on the assessee. सर मेंबर ऑफ फैमिली किसको मानेंगे? हमने कहा सर स्पाउस को मानेंगे, बच्चों को मानेंगे, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। सर डिपेंडेंट किसे कहते हैं? तो हमेशा याद रखिएगा, फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स, डिपेंडेंट मीन्स फाइनेंशियली डिपेंडेंट। सर डिपेंडेंट का मतलब होता है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। फाइनेंशियली, सर फाइनेंशियली मतलब इनका खर्चा कौन उठाता है? मैं ये बता रहा था, मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उनकी वाइफ है मिसेज ए। मिसेज हाउस वाइफ है, कोई इनकम नहीं कमाती, तो अगर इनका इलाज कंपनी कराएगी तो एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिल जाएगी। मिस्टर ए कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी है 50,000 रुपये महीना। इनके एक बेटे हैं मिस्टर A1, मेजर है सर, मेजर। मेजर सन का ट्रीटमेंट अगर कराएंगे, एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मेजर सन का मेडिकल ट्रीटमेंट कराया, मान लीजिए इनकी इनकम है 0, एग्जम्पशन मिल जाएगी। इनके एक बेटे हैं मास्टर A2, माइनर है सर, माइनर, एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिल जाएगी। ठीक है सर, इनके फादर हैं, फादर, इनकम है 0, एग्जम्पशन मिल जाएगी। इनकी सर मदर, इसमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती सर? नहीं सर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लीजिए बात निकली है तो थोड़ा दूर तक भेज देते हैं। एक जी और सर। बेटा लिख देता हूँ सर, मास्टर A3, ताकि ऐसा ना हो कि माइंड में रहे 2 बच्चे, मैंने 3 का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, A4 भी कर देता हूँ, लीजिए, नॉट एन इशू सर, नॉट एन इशू, एग्जम्पशन मिल जाएगी। फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सबके लिए मिल जाएगी सर। एग्जम्पशन, 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 एग्जम्पशन। ठीक है ना? मैं कह रहा था सर इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं ये कह रहा था अब की बार इनकी इनकम ले लेते हैं। मिस्टर ए कंपनी में जॉब करते हैं, सैलरी है 50,000 रुपए। मिसेज ए भी जॉब करती हैं सर, इनकी सैलरी है 1 लाख रुपए। हस्बैंड से ज्यादा कमाती हैं ये। अब बताइए हस्बैंड की फैमिली में है या नहीं है? सर फैमिली का पार्ट है सर। हस्बैंड ने ज्यादा कमाया है या वाइफ ने ज्यादा कमाया है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है सर, है तो एक ही फैमिली ना। ठीक है भाई, वाइफ ज्यादा कमा रही है या हस्बैंड ज्यादा कमा रहे हैं, जा तो घर में ही रहे हैं ना, क्या ही फर्क पड़ता है इस बात से। तो इनकम टैक्स का ना कोई बात नहीं, फैमिली के मेंबर हैं, एग्जम्पशन दे दी जाएगी। ठीक है सर, मिस्टर A1, इनके बेटे हैं, ये भी कमाते हैं 2 लाख रुपए। सर मेजर सन है, मेजर। ठीक है, एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिल जाएगी। मिलेगी सर। एक और बात कहूं, ये 28 साल के थे। अब बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर मिस्टर ए के बेटे हैं मिस्टर A1, 28 साल के हैं, 28 साल के, बताइए एग्जम्पशन देंगे या नहीं देंगे?
सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। कई लोग मन में सोच रहे होंगे, कह नहीं रहे, मैं बताता हूँ। सब पता है क्या सोच रहे होंगे? वो ये सोच रहे होंगे सीजीएचएस रूल्स में तो बेटे को 25 साल के बाद कवर ही नहीं करते। मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं सर इस बात को, सीजीएचएस के रूल्स मत सोचिए, इनकम टैक्स के बारे में सोचिए। सर पूरे प्रोविजन में आप बताइए क्या हमने कहीं एज की बात की? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि सीजीएचएस के रूल्स में जो आएगा उसी को एग्जम्पशन मिलेगी? सीजीएचएस कहां से आ गया? सर सीजीएचएस के रूल्स बड़े हैं या इनकम टैक्स एक्ट? इनकम टैक्स एक्ट बड़ा है सर। इस तरह के कंफ्यूजन बहुत डिस्कस किए जाते हैं। सीजीएचएस में 28 साल के बाद ना बेटे के लिए पैसे नहीं, 25 साल के बाद ना बेटे को कवर नहीं किया जाता। तो बेटा सीजीएचएस में कवर हो या ना हो इररिलेवेंट है, एग्जम्पशन मिलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी सर तरह यहाँ सर एलटीसी भी तो तो यही नहीं कर सकते। मैम वॉइस क्लैश हो गई। यासीन सर एक बार दोबारा पूछिएगा। सर मैं दो ये कहना कंफ्यूज चाह रहा था है, कि यहाँ इनको एकदम डिपेंडेंट तो नहीं मान सकते सर, सर जब मत अर्निंग मानिए, पर्सन है तो। मत मानिए, मैं कब कह रहा हूँ डिपेंडेंट? आप देखिए ना प्रोविजन में हमने क्या लिखा, स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, स्पाउस एंड चिल्ड्रन ओके वेदर डिपेंडेंट और नॉट। हम तो कह ही नहीं रहे ठीक है सर। कि चाइल्ड डिपेंडेंट होना चाहिए। कविता मैम सर आप कुछ मेडिकल पूछ रहे फैसिलिटी थे? मिलेगी तो एकदम हो जाएगी। जी सर, नवीन सर अगर मेडिकल सर ये फैसिलिटी मिलेगी एलटीसी में भी यही एग्जाम हो जाएगी। अप्लाई होता है ना। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो एम्प्लॉय की डिपेंड, उनका की प्रॉब्लम है, इनकम सर टैक्स की देखिए प्रॉब्लम नहीं है। मेडिकल फैसिलिटी अगर तो देगा तो मिलेगी, एग्जाम मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कहा नवीन सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर देखिए हो सकता है सन मेजर हो गया तो पैसे नहीं मिलेंगे। सर देखिए पैसे मिले या नहीं मिले, नवीन सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एम्प्लॉयर का अपना पॉलिसी मैटर है। सर सीजीएचएस वाले पैसे नहीं देते 25 साल के बाद, ये एम्प्लॉयर का पॉलिसी मैटर है ना। मैं एम्प्लॉयर का पॉलिसी मैटर डिस्कस ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूं इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है। ये सीजीएचएस वाले कहते हैं 25 साल के बड़े बेटे को पैसे नहीं देंगे, मत दो। अगर दिए तो सर कौन कह रहा है सीजीएचएस का एम्प्लॉय होगा? मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, प्राइवेट कंपनी का ने कहा जी 25 साल का हो गया तो क्या हुआ, रिश्ता थोड़े खत्म हो गया बेटे से? बेटा तो बेटा ही है ना, फादर के लिए तो सन सन ही रहेगा। 25 क्यों, 75 साल का हो गए हो जाए, अगर पिताजी हैं और वो बहुत बूढ़े भी हो गए, बच्चे को तो बच्चा ही समझेंगे ना सर, पिताजी से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो ऐसे में अगर मान लीजिए ये 25 साल से बड़ा है और प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हैं पिताजी और एम्प्लॉयर ने इलाज करवा दिया, सर एग्जाम्पशन मिलेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है। इसी तरह एक और डाउट जो बार बार सर आता है, सर डाउट्स आते हैं, मैं इसलिए मैंने सोचा मैं ही डाउट रेस करके डिस्कस कर लूं। सर एक बहुत कॉमन डाउट ये पूछा जाता है मुझसे, मैरिड डॉटर का ट्रीटमेंट कराया, बताइए सर एग्जाम्पशन देंगे या नहीं देंगे? सर सर देंगे। अगर वो डिपेंडेंट है तो ही मिलेगा, डिपेंडेंट नहीं है तो नहीं नहीं मैम, मिलेगा। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की तो मैम बात ही नहीं हो रही, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। मैरिड डॉटर की शादी हो गई, अब वो फादर पे डिपेंडेंट नहीं है तो रिश्ता थोड़ी खत्म हो गया है, तो बेटी ही ना। इनकम टैक्स क्या कहता है सर, बिल्कुल एग्जाम्पशन देंगे। देखिए मैं ये नहीं बता सकता एम्प्लॉयर पैसे देगा या नहीं देगा। हो सकता है एम्प्लॉयर कहे कि अब बेटी की शादी हो गई, हम तो पैसे नहीं दे रहे। हो सकता है एम्प्लॉयर कहे बेटा बड़ा हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, अपनी इनकम कमाने लगा, हम तो पैसे नहीं दे रहे। ये बताना मेरा काम नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैं तो सिर्फ इतना बता सकता हूं कि अगर पैसे मिले तो टैक्स नहीं लगाऊंगा। बच्चा डिपेंडेंट हो, बच्चा इंडिपेंडेंट हो, इररेलीवेंट। बच्चा माइनर हो, बच्चा मेजर हो, इंडिपेंडेंट। बच्चा मैरिड हो, बच्चा अनमैरिड हो, ये हमारे पास मैटर नहीं करता, एग्जम्पशन अलाउ की जाएगी। लेकिन मैक्सिमम एम्प्लॉयर नहीं देते हैं सर। सर मैंने कहा ना शैलेश सर, देखिए ये जो मैटर है ना ये एम्प्लॉयर का पॉलिसी मैटर है। अगर एम्प्लॉयर दे रहा है तो आपको एग्जम्पशन मिलेगी सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर एम्प्लॉयर दे रहा है देन इट इज नॉट एन इशू सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जम्पशन दे दी जाएगी। सर ये तो देखिए डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कौन है, और सर इसके अलावा एक और बात पे डिपेंड करता है सर, एम्प्लॉय कौन है। सर पता है मेनली फैसिलिटीज किसको दी जाती हैं?
सर प्राइवेट कंपनीज जो अपने टॉप एंड एम्प्लॉइज होते हैं ना, उनको फैसिलिटीज देती हैं। ठीक है, मेरी कंपनी में एक एम्प्लॉय काम करता है, सैलरी देता हूं मैं 10 लाख रुपए, आप देखिए उसे क्या क्या फैसिलिटीज देती हैं कंपनी। 36 तरह की फैसिलिटीज देती हैं सर, और कई फैसिलिटीज ऐसी होती हैं जो सोच के लगता है कि यार क्यों दे रही है फैसिलिटी, लेकिन दे रही है कंपनी। सर मेरे कजिन है, एक कंपनी है, उसमें काफी सीनियर पोस्ट पर है, उन्हें टेलीफोन अलाउंस मिलता है सर। टेलीफोन अलाउंस पता है कितने का? सर 25,000 रुपए का। 25,000 रुपए का टेलीफोन अलाउंस, कोई सेंस ही नहीं बनता मेरे हिसाब से। अगर पूछें सर, 2500 रुपए का बिल नहीं होता आजकल के जमाने में। पुराने जमाने में कभी बिल बहुत हाई हुआ करते थे, अब तो नहीं होते सर। 25,000 रुपए कोई सेंस ही नहीं बनता। दे रही है कंपनी, क्या परेशानी है? 25,000 रुपए दे या 25 रुपए, मैं तो टैक्स लगा दूंगा, है ना। और अगर टेलीफोन फैसिलिटी होती है ना सर, फैसिलिटी, फैसिलिटी के केस में बिल एम्प्लॉयर के नाम पर होता है। एम्प्लॉयर का अपना एक फोन है, उसने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया। ऐसे में ये जो टेलीफोन फैसिलिटी है सर, फुल्ली एग्जम्प्ट होती है, फुल्ली एग्जम्प्ट। तो मैं ये बता रहा था कि ये तो एम्प्लॉयर का पॉलिसी मैटर है, अगर उसने दिया तो आप टैक्स नहीं लगा सकते। एमसीक्यूज में सर जरा इस तरह के क्वेश्चन ना कई बार फंस जाते हैं, इसलिए ये थोड़ा सा पॉइंट क्लियर रहने जरूरी है। सर ये फोन वाला क्या था, एक मिनट जरा, 25,000 रुपए जो मिल रहे हैं एग्जामेशन कैसे सर मिलेगी उसको? अगर टेलीफोन फैसिलिटी मिल रही है, फैसिलिटी, तो वो ओके एग्जम्प्ट होती है। फैसिलिटी। और अगर टेलीफोन अलाउंस मिल रहा है, वो टैक्सेबल होता है। ये मैं एग्जांपल दे रहा था, बस एक बात निकली थी तो मैं बता रहा था। टेलीफोन के केस में मेरे कजिन को मिलता है अलाउंस, क्योंकि उन्हें हर महीने पैसे मिलते हैं 25,000। बिल कितने का भी आए, मिलते 25,000 है सर, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। सर एक और भी केस होता है, वो होती है टेलीफोन फैसिलिटी। ये मैं आपको परकोजिट्स में पढ़ाऊंगा। टेलीफोन फैसिलिटी जो होती है ना सर, ये फुल्ली एग्जम्प्ट होती है। ठीक है, एम्प्लॉयर ने अगर एम्प्लॉय को टेलीफोन फैसिलिटी दे दी, मैंने एक मोबाइल कनेक्शन लिया अपने नाम पर, अपने एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे दिया कि लो बेटा यूज कर लो, बिल मैं दूंगा जितना भी बिल आएगा, इस पर टैक्स नहीं लगता सर। टेलीफोन फैसिलिटी फुल्ली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। आइए सर, मैं ये कह रहा था कि सोचिए, मास्टर ए 2 की भी इनकम होती है 3 लाख रुपए महीना, मास्टर ए 3 की भी इनकम होती है 5 लाख रुपए महीना। सर मैं जानबूझकर पिताजी से भी ज्यादा इनकम के एग्जांपल दे रहा हूँ, फादर से भी ज्यादा इनकम कमाते हैं। अब बताइए एग्जामिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सारे केसेस में मिल जाएगी, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन सर यहीं पे अगर मैं कहूं कि पिताजी भी कमाते हैं 75,000 रुपए, अब सर अब पिताजी डिपेंडेंट नहीं है, और डिपेंडेंट नहीं है ना, नो एग्जाम्पशन। मदर कमाती हैं 40,000 रुपए, ठीक है, नो एग्जाम्पशन। सर कौन सा टॉपिक करा ब्रदर की, मैम मेडिकल फैसिलिटी जो हम कल कर रहे थे ना, उसी में मीनिंग ऑफ फैमिली डिस्कस कर रहा था। फॉर द पर्पज ऑफ मेडिकल फैसिलिटी एंड एलटीसी, मेंबर ऑफ फैमिली शैल इंक्लूड स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स ब्रदर और सिस्टर इफ डिपेंडेंट ऑन द असेसी। डिपेंडेंट का मतलब है फाइनेंशियली डिपेंडेंट। तो अगर मान लीजिए ब्रदर की इनकम होती है 60,000 रुपीज की, सिस्टर की इनकम होती है 30,000 रुपीज की, और ये अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं, तो फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में एग्जम्पशन अलाउ नहीं की जाएगी। ठीक है, देखिए ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स के केस में आपको देखना है कि ये डिपेंडेंट हैं या नहीं। स्पाउस एंड चिल्ड्रन के केस में देखना ही नहीं कि ये डिपेंडेंट हैं या नहीं। एनी अदर फैमिली मेंबर, सर अगर कोई और फैमिली मेंबर है तो उसकी इनकम होती है या नहीं होती, ये बात इररेलेवेंट है, एग्जम्पशन नहीं दूंगा। ठीक है सर, मिस्टर ए ने अपने दादाजी का इलाज करा दिया, बताइए दादाजी मेंबर ऑफ फैमिली हैं या नहीं है? सर सॉरी टू से, देखिए वैसे दादाजी करीबी रिश्तेदार हैं, वो तो पापा के भी पापा हो गए, लेकिन फॉर द पर्पज ऑफ इनकम टैक्स हम उन्हें मेंबर ऑफ फैमिली नहीं मानते। ठीक है, मिस्टर ए अगर अपने दादी का इलाज करा रहे हैं,
सर कोई एग्जाम्पशन नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, इन्होंने अपने नाना का इलाज करा दिया, नानी का इलाज करा दिया, ठीक है, इनको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। मिस्टर ए के साथ उनके चाचा जी रहते हैं, उनकी बुआ जी रहती हैं, उनके मामा जी रहते हैं, नो एग्जाम्पशन सर, नो एग्जाम्पशन, कोई एग्जाम्पशन नहीं दे पाऊंगा, सॉरी। ठीक है, ये फैमिली के मीनिंग में कवर नहीं होते। ठीक है, फैमिली के मीनिंग में कौन आएगा? सिर्फ स्पाउस एंड चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर इफ मेनली डिपेंडेंट ऑन द असेसी, सिर्फ ये आएंगे, इसके अलावा कोई नहीं आएगा जी। सर पॉइंट क्लियर है सर? तो ब्रदर सिस्टर में एज वगैरह देखना है कुछ और? नहीं सर, एज का तो कहीं दूर दूर तक क्राइटेरिया ही नहीं है, सिर्फ एक ही चीज देखनी है, फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। स्पाउस एंड बच्चों में तो वो भी नहीं देखना, सिर्फ पेरेंट्स में, ब्रदर में, सिस्टर में देखना है फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं या फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं है। फाइनेंशियली डिपेंडेंट की क्या रहेगी इसमें? फाइनेंशियल डिपेंडेंट 9,000 का जो सा होता है वही है, 9,000 पर मंथ नहीं सर, से ज्यादा होती है। फाइनेंशियल डिपेंडेंट के लिए ये देखना होता है कि ये जो पर्सन है इसका खर्चा कौन उठाता है। अगर मान लीजिए ये इतना कमा लेते हैं कि अपना आधे से ज्यादा खर्चा खुद उठा लेते हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए मेनली, और अगर आधे से ज्यादा खर्चा मिस्टर ए उठा रहे हैं तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो गए। बट इनके इनकम का तो कुछ लिमिट होगा ना सर? नहीं सर, कोई लिमिट नहीं है। एक आदमी 5 लाख रुपए कमाता है, बताइए डिपेंडेंट है या नहीं है? नहीं है सर मिस्टर ए के ऊपर तो नहीं हो सकता, ये बेचारे तो खुद ही 50,000 कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए मान लीजिए मुकेश अंबानी के बेटे 5 लाख रुपए कमा रहे होते तो ये कम होते या ज्यादा होते? कम होते सर फिर तो। हाँ बिल्कुल, बहुत ही कम होते सर, खर्चे नहीं निकाल पाते, एक दिन का खर्चा भी नहीं चलता उनका बेचारे का 5 लाख रुपए में, है ना। ये तो मुझे लग रहा है ना, क्योंकि भाई मिस्टर ए की इनकम ही 50,000 है, तो अगर इनका कोई फैमिली मेंबर 5 लाख कमा रहा है, इन पे तो डिपेंडेंट नहीं हो सकता बेचारे पे, है ना, यही उस पर डिपेंडेंट होंगे बेचारे। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको दो चीजें बतानी पड़ेंगी सर, आप मुझे इनकम बताइए, आप मुझे एक्सपेंसेस भी तो बताइए साथ में कितने होते हैं, है ना। अगर एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं और इतने ज्यादा हैं कि ये फिर भी पेरेंट्स के ही ऊपर डिपेंडेंट है ना, मिस्टर ए कमाते हैं 5 करोड़ रुपए, बेटा कमाता है 5 लाख रुपए, तो बेटा फादर पे ही डिपेंडेंट होगा सर इस केस में, खर्चे निकल ही नहीं पा रहे उसके। सर इसमें एक क्वेश्चन और है, अगर बेटी है, पेरेंट्स भी हैं, बट बेटी अपने भाई के ऊपर, भाई के साथ ही रहती है, तो क्या वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है या ब्रदर पे, और मैम वो देखिए पेरेंट्स से अलग रहती हैं, रहती ब्रदर के साथ है? जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए ये तो ना हमें एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक करना पड़ेगा। देखिए सिर्फ साथ रहने से डिपेंडेंट हो जाएं ऐसा जरूरी नहीं है, हमें ये देखना होता है फाइनेंशियल डिपेंडेंट का मतलब ये है खर्चा कौन उठाता है। ठीक है, अब भाई मान लीजिए सिस्टर जो है वो रहती हैं ब्रदर के साथ, पैसे पापा भेजते हैं खर्चे के, तो डिपेंडेंट तो पापा के साथ मानी जाएंगी। और अगर ब्रदर ही खर्चा उठा रहे हैं तो ब्रदर पे डिपेंडेंट है। अच्छा, इनकम टैक्स में ना प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ एक डिक्लेरेशन से काम चल जाता है। आप डीडीओ के पास डिक्लेरेशन दीजिए कि भाई ये मेरा फैमिली मेंबर है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और उसी के बेसिस पर एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। सर एक मिनट, बस एक मिनट प्लीज, जी सॉरी जी। शैलेश सर, तो क्या इस केस जी, में प्रीति। भाभी भी हेलो जी मैम जी। सर, तो क्या इस केस में भाभी भी इसको क्लेम कर सकती है? नहीं मैम, भाभी नहीं कर सकती। ओके, ठीक है सर। सर स्पाउस के फादर तो इसमें कवर होंगे ना फिर? नहीं होंगे सर, थोड़ा दुख हो रहा है मुझे कहते हुए। हाँ वैसे तो सर देखिए ससुर जी इज एज गुड एज ओन फादर, लेकिन इनकम टैक्स ऐसा नहीं सोचता सर। ठीक है, यहाँ पर फादर का मतलब बस अपने ही फादर है सर, स्पाउस के फादर नहीं है। तो अगर मिस्टर है ससुर जी का इलाज करा दें, ठीक है, तो सर हाँ घर बड़ा अच्छा चलेगा, लेकिन छूट नहीं मिल पाएगी सर। बट अगर वाइफ ही सर्विस में हो
उनको जी। मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हो तो हाँ सर, ये बड़ा, हाँ मतलब थोड़ा मुझे दुख है, लेकिन ऐसे डाउट्स आते हैं, मैं ले लेता हूँ ये। हाँ, तो जो शैलेश सर ने कहा, मान लीजिए मिस्टर ए हैं और मिसेज ए हैं। मिसेज जॉब कर रही हैं, अगर ये अपने फादर का इलाज कराएंगी तो बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? सर नहीं मिलेगी। सर क्यों नहीं मिलेगी? मिलेगी सर, अपने पिताजी बिल्कुल का इलाज करा रही हैं सर, जरूर मिलेगी। मिसेज एस फादर, मैं ये कह रहा था कि सोचिए, इन्होंने अपने पिताजी का नहीं, अपने ससुर जी का इलाज करा दिया, अब बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? मिलेगी सर अभी। जी सर, मैम, मिले। सॉरी टू से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, ससुर जी को इनकम टैक्स पापा नहीं मानता, ठीक है, मतलब मैं तो मानता हूँ, खैर ठीक है, लेकिन फादर का मतलब बस अपने ही फादर से है, फादर का मतलब स्पाउस के फादर से नहीं है। देखिए फिर से, पता है ये डाउट्स क्यों आते हैं? क्योंकि कई बार हम ना सीजीएचएस रूल्स अप्लाई करने लगते हैं। देखिए सीजीएचएस अलाउ करता है फीमेल के केस में, सिर्फ जो फीमेल एम्प्लॉइज हैं उनके केस में, वो चाहे तो अपने पेरेंट्स को कवर कर लें, चाहे तो अपने सास ससुर को कवर कर लें। ठीक है, सीजीएचएस अलाउ करता होगा, हम नहीं करते। इनकम टैक्स एक्ट नहीं देता ये बेनिफिट। इनकम टैक्स एक्ट कहता है आप अपने पास अपने पेरेंट्स का इलाज कराएं, तो स्पाउस के पेरेंट्स फैमिली मेंबर नहीं होते। नहीं चलेंगे। ग्रैंड पेरेंट्स नहीं चलेंगे। चाचा जी बुआ जी नहीं चलेंगे। नो एग्जम्पशन। ठीक है, सिर्फ अपने पेरेंट्स, अपने ब्रदर, अपने सिस्टर का इलाज कराया जा सकता है। अपने स्पाउस के ब्रदर, स्पाउस की सिस्टर, इनका इलाज नहीं कराया जा सकता। मतलब इलाज तो करा ही सकते हैं, एग्जम्पशन नहीं ले सकते। सर मैरिड सिस्टर हो तो। सर मैरिड सिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बताइए खर्चा कौन उठाता है? मान लीजिए मैरिड है लेकिन खर्चा मिस्टर ए ही उठा रहे हैं, एग्जम्पशन मिलेगी सर, जरूर मिलेगी। सर अगर मैरिड डॉटर के हस्बैंड कर रहे हैं तो खर्चा तो वही उठाएंगे, लेकिन अगर वापस आ जाती है बेटी तो फिर फादर पे डिपेंड हो जाती नहीं, है। मैं ये कह रहा था, देखिए वापस आने का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। ऐसा नहीं है कि बेटी वापस आ जाएगी तभी पापा खर्चा उठाएंगे, ऐसा भी तो हो शादी सकता के है बाद तो रहती। यही माना जाता है कि सर जो मतलब हस्बैंड है उनके वही उन्हीं पे मैम डिपेंड हो वो जाती तो ठीक है, लेकिन ये तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक करना पड़ेगा। ये हम कैसे कह सकते हैं, आप सोचिए, मिस्टर ए की इकलौती बेटी है, मिस्टर ए कंपनी में जॉब करते हैं, 10 लाख रुपए महीना कमाते हैं, इनकी डॉटर है D1, उनकी शादी हो गई मिस्टर एक्स के साथ। मिस्टर एक्स बेचारे थोड़े कम पैसे कमाते हैं, 20,000 रुपए कमाते हैं हर महीने के, और पिताजी हर महीने अपने खाते से बेटी के खाते में 2 लाख रुपए ट्रांसफर करते हैं। अब बताइए डॉटर किस पे डिपेंडेंट हुई? देखिए मैं तो बस ये कहना चाह रहा हूं, देयर इज नो थंब रूल। आप यहां पर ना कोई थंब रूल ना बनाएं, शादी हो गई तो हस्बैंड पे ही डिपेंडेंट होगी, फादर पे नहीं हो सकती। कहां लिखा है लॉ में, आप मुझे बताइए। लॉ में तो ऐसा लिखा नहीं है। लॉ में बस ये लिखा है कि इस पर्टिकुलर केस में हम अपने पास डॉटर का इलाज करा सकते हैं। अच्छा एक और मैं यहाँ पर इशू ये बता दूं कि देखिए ये भी आप डॉटर के केस में तो डिस्कस ही मत कीजिए, ये बात आप डिस्कस कीजिए सिस्टर के केस में। डॉटर के केस में क्यों ना करें? क्योंकि डॉटर में तो डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट की बात ही नहीं हो रही ना। डॉटर अगर इंडिपेंडेंट भी है, नहीं है फादर पे डिपेंडेंट, एग्जाम्पशन मिल जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? डॉटर इज डॉटर, क्या फर्क पड़ता है? बच्चों के लिए तो डिपेंडेंट होने का क्राइटेरिया ही नहीं है ना। बच्चे अगर डिपेंडेंट नहीं भी हैं तो भी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। मैरिड डॉटर नॉट डिपेंडेंट ऑन फादर,
इसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा दिया, बाय फादर्स एम्प्लॉयर, पिताजी की कंपनी ने इलाज के खर्चे के पैसे दे दिए, बताइए एग्जम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी? आंसर इज यस, मिलेगी। मिलेगी। पर सर वो एम्प्लॉयर ऐसा नहीं है जो कर देते। नहीं सर, मैं फिर वही कह रहा हूँ ना नवीन सर, ये बातें हम क्यों सोच रहे हैं, है ना? ये तो जी सर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट चेक करना पड़ेगा सर। मैं कैसे बता सकता हूं एम्प्लॉयर इस चीज के पैसे देगा या नहीं देगा, है ना? सर ये तो एम्प्लॉयर बताएगा। सर कई एम्प्लॉयर अजीब अजीब तरह की फैसिलिटीज देते हैं, हमें सोच के अजीब सी लग रही होती है सर, उसको नहीं लग रही होती, है ना? मेरे पास एक एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैंने अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटी दे दी, क्या प्रॉब्लम है? ये तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की आपस की अंडरस्टैंडिंग है सर। ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलते हैं। सर मेरे कजिन है, थोड़ा मतलब ऑड सा एग्जाम्पल जा रहा है, लेकिन मेरे कजिन है, वो कतर में रहते हैं। कतर में एक एयरलाइन है कतर एयरवेज, उसमें जॉब करते हैं, सीनियर पोस्ट पर है। सर सीनियर पोस्ट पर है, इनको सेल्फ, इनके पेरेंट्स को, इनके स्पाउस को, सर स्पाउस के पेरेंट्स को, इनके भाई बहन को, इनके स्पाउस के भाई बहन को कंपनी की तरफ से फ्री एयर ट्रेवल अलाउड है। अब सोचिए, मेरे हिसाब से तो ये बड़ी अटपटी सी बात है, क्यों दे रहे हैं इतने बेनिफिट? दे रही है सर कंपनी, ठीक है। सर बच्चे, बच्चों के स्पाउसेस और बच्चों के स्पाउस के पेरेंट्स, सबको अलाउड है। सर वेरी सीनियर पोस्ट, सर वेरी सीनियर पोस्ट, 20-25 लाख रुपए सैलरी है। कंपनी अगर इस तरह की कोई 40-50 हजार, 1 लाख, 2 लाख की फैसिलिटी दे रही है ना, कंपनी को अखर नहीं रहा, क्योंकि 25 लाख रुपए जिसको सैलरी दे रहे हैं, उसको 2 लाख की फैसिलिटी देना कंपनी को बुरा नहीं लगता, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज डिपेंड करता है सर एम्प्लॉय पर। मुकेश अंबानी अपने ड्राइवर के ससुर का भी इलाज अगर रिलायंस से करवाने के लिए कहे ना, रिलायंस करवा देगी, मना नहीं करेगी, ठीक है। वो ड्राइवर के पड़ोसी का भी कहे ना इलाज करवा दो, पक्का करवा देगी। सर एम्प्लॉय पे डिपेंड करता है। अगर हम तो सिर्फ ये देख कह रहे हैं, अगर हमारे प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा हम बेनिफिट देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एम्प्लॉयर बेनिफिट देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो क्वेश्चन ऑफ एग्जम्पशन डज नॉट अराइज। आई सर नेक्स्ट बेनिफिट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है लीव ट्रैवल कंसेशन, ठीक है। सर एलटीसी, कॉमनली नोन एज एलटीसी, और कमाल की बात यह है इसका एक और नाम होता है सर, इसे लीव ट्रैवल अलाउंस भी कहते हैं सर। अलाउंस, अलाउंस बस कहते हैं, होता नहीं है ये अलाउंस, ठीक है। इसे लीव ट्रैवल अलाउंस भी कह देते हैं सर, हमने इसे बस कहा है लीव ट्रैवल अलाउंस, है नहीं ये लीव ट्रैवल अलाउंस, ठीक है। ये होता परकुजिटी है, इसकी भी एग्जम्पशन होती है, एंड दिस एग्जम्पशन इज कवर्ड बाय सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 जी। तो ये लीव ट्रैवल कंसेशन किसे कहते हैं सर? लीव ट्रैवल अलाउंस किसे कहते हैं सर? मिस्टर एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं XYZ लिमिटेड में, और XYZ लिमिटेड ने मिस्टर ए से कहा कि सर आप ना कहीं घूमने चले जाओ, घूमने वेकेशंस पर, ठीक है, हॉलीडे मनाने चले जाओ। और आप जहां भी घूमने के लिए जाओगे ना, आपके ट्रैवलिंग के
टिकट के पैसे हम दे देंगे। टिकट के पैसे एम्प्लॉयर दे देगा। ठीक है सर, कहीं भी जा सकते हैं, आपको रूल्स पता ही है। 2 साल में एक बार ये घूमने के लिए जा सकते हैं, उसके पैसे दे देता है एम्प्लॉयर, और फिर उसके बाद एक बार होम टाउन जा सकते हैं 2 साल के अंदर, ठीक है, उसके पैसे दे देता है। सर इररिलेवेंट है ये बातें मेरे लिए, ये होम टाउन जा रहे हैं, ये घूमने जा रहे हैं, ये कहीं भी जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, छुट्टियों में जाते पर टिकट के पैसे एम्प्लॉयर ने दिए, ये जो पैसे हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट इसकी एग्जम्पशन अलाउ कर रहा है। ठीक है, इसकी एग्जम्पशन अलाउ कर दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड लीव ट्रैवल कंसेशन। लीव ट्रैवल कंसेशन, any amount paid by employer, any amount paid by employer to employee, for traveling to any place in India, in India। सर अगर ये इंडिया में कहीं घूमने जाते हैं, by the shortest route, by the shortest route, shall be exempt from tax। ठीक है सर, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पैसे दिए, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को पैसे दिए, क्यों दिए सर? ट्रैवलिंग के लिए, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को पे करने के लिए, ऑफ एम्प्लॉई एंड एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली। एम्प्लॉई और एम्प्लॉई की फैमिली के मेंबर्स के ट्रैवलिंग के लिए दिए। सर ये जितना भी एक्सपेंस है ना, इनकम टैक्स एक्ट कह रहा है हम आपको इसकी एग्जम्पशन अलाउ करने को तैयार हैं। ठीक है, घूमने के लिए जाना कहाँ है सर? एनी प्लेस इन इंडिया, बाहर नहीं जा सकते आप। अगर आप इंडिया में जा रहे हैं, अगर ये विद इन इंडिया है, एग्जम्पशन अलाउड, सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। शर्तें हैं सर, शर्तों के बिना तो बात ही नहीं होती। और अगर ये आउटसाइड इंडिया चले गए तो क्या आउटसाइड इंडिया जाने के लिए पैसे मिलेंगे? सर मिल भी सकते हैं। भाई मान लीजिए मेरी कंपनी का सीनियर एम्प्लॉई है, घूमने जाना चाहता है, मैंने कहा सर छोड़ो ना इंडिया, आप सर पेरिस वेरिस जाओ सर, घूम के आओ, टिकट के पैसे मैं दूंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, तो दीजिए ना, हम कौन से मना कर रहे हैं, हम बस ये कह रहे हैं छूट नहीं मिलेगी। ठीक है सर, इंडिया के बाहर भी जा सकते हैं, ये छूट नहीं दूंगा। ठीक है सर, ये बताना मेरा काम नहीं है सर कि ये कहाँ जाएंगे, मैं सिर्फ एग्जम्पशन की बातें करता हूं। एग्जम्पशन तभी मिलेगी जब ये विद इन इंडिया जाएंगे।
अच्छा, दूसरी बात सर, ये जो एग्जम्पशन है ना, ये एग्जम्पशन shall be allowed for 2 children only. सर, ये 2 चिल्ड्रन की कंडीशन देखिए मेडिकल में नहीं थी भाई। एक एम्प्लॉय है, उसके 3 बच्चे हैं, तो बताइए कितने बच्चों को लेकर घूमने जाएगा? सारों को लेके जाएगा जी सर। सही बात है, घूमने के लिए तो तीनों को ही लेकर जाएगा। एग्जम्पशन 2 के लिए दूंगा, तीसरे की एग्जम्पशन नहीं दूंगा, ठीक है। लेकिन सोचिए, मान लीजिए 3 बच्चे हैं और तीनों की तबीयत खराब हो जाती है, अब मैं कहूं कि जी मैं 2 की एग्जम्पशन दूंगा, मैं तो तीसरे की एग्जम्पशन नहीं दे रहा। सर ये थोड़ा दुख होगा, है ना भाई। देखिए घूमने जाना तो एक तरह की लग्जरी है, ठीक है, जा रहा है नहीं जा रहा है देख लेगा। सर इलाज कराना तो कंपलसरी है ना। ऐसे में मेडिकल फैसिलिटी पढ़ते हुए हमने कोई कंडीशन नहीं पड़ी थी कि कितने बच्चों के लिए छूट मिलेगी। लेकिन एलटीसी के केस में सर मैं ये नहीं कह रहा कि लेके मत जाओ तीसरे को, भाई बच्चा तो अपना ही है, लेके तो जाना पड़ेगा। लेकिन छूट कितने की दूंगा? छूट 2 की ही दूंगा, तीसरे बच्चे के लिए छूट नहीं मिल पाएगी। एग्जम्पशन शैल बी अलाउड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। सर वो जो सीबीडीटी का एक सर्कुलर हमने पढ़ा था ना अलाउंसेस में, वो यहां भी एप्लीकेबल है। हमने लिखा था मतलब अगर फर्स्ट बर्थ के बाद सेकंड बर्थ पे ट्विंस हो जाते हैं तो इसे 3 बच्चों की छूट मिल जाएगी। लेकिन अगर फर्स्ट बर्थ पे ट्विंस हैं, उसके बाद थर्ड चाइल्ड होता है, तो फिर ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा सर। फिर इसको जो एग्जम्पशन दी जाएगी वो एग्जम्पशन सिर्फ 2 ही बच्चों के लिए मिलेगी, पहले 2 बच्चों के लिए बड़े वाले। हाँ जी, आगे देखिए प्लीज। एग्जम्पशन शैल बी अलाउड फॉर 2 चिल्ड्रन ओनली। इसके अलावा ये जो एग्जम्पशन है ना सर, ये कितनी बार मिल सकती है बताइए? एक आदमी 1 साल में कितनी बार घूमने जा सकता है? सर घूमने तो जितनी बार मन करे उतनी बार जाए, हो सकता है एम्प्लॉयर पैसे भी दे दे, लेकिन हम ये कह रहे हैं जो एग्जम्पशन देंगे ना, एग्जम्पशन शैल बी अलाउड फॉर 2 times in a block of 4 years। ठीक है, एग्जम्पशन कितने टाइम के लिए मिल सकती है? सर 2 बार एग्जम्पशन दूंगा बस, 2 बार से ज्यादा एग्जम्पशन नहीं दूंगा सर। तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो अपनी फैमिली के साथ घूमने जा रहा है 4 साल में, 4 साल में 2 बार एग्जम्पशन, 4 साल में कभी भी 2 बार ही हमसे एग्जम्पशन ले सकता है। अच्छा, अब सर एक सवाल जो अक्सर दिमाग में आता है वो ये 4 साल आप काउंट कैसे करेंगे? सर मान लीजिए एक पर्टिकुलर पर्सन है मिस्टर ए, XYZ लिमिटेड में इन्होंने जॉब ज्वाइन की। इन्होंने जॉब ज्वाइन की थी 5 जून 2022 को। ये घूमने गए वेकेशंस पर, ये गए 28 दिसंबर 2022 को, वापस आए 8 जनवरी 2023 को। साल शुरू होता है 1 अप्रैल से, खत्म होता है 31 मार्च को। सर मैंने आपके सामने 5 डेट्स लिख दी, मेरा सवाल ये था बताइए ये 4 साल का टाइम पीरियड कहां से स्टार्ट होगा? सर 5 डिफरेंट डेट्स लिख दी है मैंने, बताइए 4 साल इन अ ब्लॉक ऑफ 4 इयर्स, 4 साल में 2 बार एग्जम्पशन मिलेगी ना, ये 4 साल कहां से शुरू होंगे बताइए? एक साल कंप्लीट होने के बाद 5 जून 23 को। जी
तो मैं बताता हूं सर, ये जो पीरियड ऑफ 4 इयर्स है ना, ये पता है कब से शुरू होगा सर? 1 जनवरी 1986। सर ये आपको नहीं चुनना ये कब से शुरू होगा, मैं नहीं चुनूंगा ये कि मेरे 4 साल कब से स्टार्ट होंगे। सर ये इनकम टैक्स ने चुना हुआ है, ऑलरेडी सिलेक्टेड। सर ये प्रोविजन पता है कब आया था? एलटीसी का, एलटीसी का प्रोविजन आया था सर 1986 में। जब ये प्रोविजन लॉ मेकर्स ने इंट्रोड्यूस किया, लॉ मेकर्स ने कहा बस अब से 4 साल गिनना शुरू, ठीक है, अब से 4 साल गिनना शुरू, ठीक है। और ये 4 साल कब से गिने जाएंगे? 1986 की 1 जनवरी से। अच्छा, इन्होंने 1 जनवरी ही क्यों रखा, 1 अप्रैल कर देते सर? 1986 तक कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर में भेदभाव होता ही नहीं था। इसके नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करना शुरू किया है सरकार ने कि आप फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करेंगे। उससे पहले तक फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर ईयर का भेदभाव इनकम टैक्स में था ही नहीं, ठीक है। 1986 में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जब फाइनेंस मिनिस्टर ये प्रोविजन लेकर आए, उन्होंने कहा भाई ऐसा है बस 1986 की 1 जनवरी से गिनना शुरू कर दो और 31 दिसंबर 1989 तक गिन लो। ये हो गए 4 साल, इन 4 साल में कभी भी घूमने चले जाना, ठीक है। ब्लॉक मुझे नहीं बनाने सर, ब्लॉक बने हुए हैं। तो पता है पहला ब्लॉक कौन सा था सर? फर्स्ट ब्लॉक था 1986 टू 1989। फिर सेकंड ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ये पता है कब स्टार्ट हुआ सर? 1990 से 1993। सर थर्ड ब्लॉक स्टार्ट हुआ 1994 से 1997। फोर्थ ब्लॉक स्टार्ट हुआ 1998 से 2001। सर किसी का अनम्यूट हो गया शायद, म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। 2002 से 2005, 2006 से 2009, 2010 से 2013, 2014 to 2017, 2018 to 21 और 2022 to 2025। सर 10वां ब्लॉक चल रहा है सर अभी। 2022 से लेकर 2025 के बीच आप कभी भी हमसे ये एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं सर। पूरे इनकम टैक्स का सिर्फ एक लौता प्रोविजन है जो कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग चलता है। बाकी सारे के सारे प्रोविजंस जितने भी हम पढ़ेंगे ना, वो सारे प्रोविजन किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे बताइए सर? फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ लीव ट्रैवल कंसेशन ऐसा प्रोविजन है जो हम अपने पास कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सर अगर मान लीजिए इन 4 साल में 2 बार ये घूमने नहीं गए तो सर ये एग्जम्पशन ना लैप्स हो जाएगी। अगर आपने एग्जम्पशन क्लेम कर ली तो ठीक है, एग्जम्पशन क्लेम नहीं की तो अनक्लेम्ड एग्जम्पशन एट द एंड ऑफ द ब्लॉक लैप्स हो जाती है। सर इसको आगे करने का भी शायद है प्रोविजन, जैसे लास्ट ईयर में अगर आपने नहीं लिया जैसे 25 में, तो मैम इसको लास्ट ईयर नहीं, लास्ट last ईयर year- नहीं जी। ये जो 2 एग्जम्पशंस है ना, in a block if unavailed
क्या होगा? लैप्स हो जाएगी। बट एनी वन unclaimed exemption, any one unclaimed exemption can be carry forwarded for 1 year only in next block. हाँ जी, सिर्फ एक अनक्लेम्ड एग्जम्पशन को आप 1 साल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सर मान लीजिए 2018 से लेकर 2021 के बीच में हमारी जो एग्जम्पशन क्लेम्ड है ना, एग्जम्पशन क्लेम्ड कितनी है? मान लीजिए है 0, एक भी क्लेम नहीं की, या है एक, सिर्फ एक, तो इसका मतलब आपकी अभी एक एग्जम्पशन बची है। ओनली वन unclaimed exemption can be carried forwarded to 2022 only। सिर्फ 2022 में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 2022 के आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगी। तो अगर ये पर्टिकुलर पर्सन अपने पास करंट ईयर में एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर पाया तो 2022 में एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है। अगर 2022 में भी नहीं की फिर ये पक्का लैप्स हो जाएगी, फिर नहीं बचा सकते ये। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो पता है 1 साल में ये ज्यादा से ज्यादा कितनी एग्जम्पशन ले सकता है? अगर हम करंट ईयर की बात करें ना, 2022-23 फाइनेंशियल ईयर, जिसके अकॉर्डिंग आप अपने पास अपने डिपार्टमेंटल एग्जाम में अपीयर होंगे, तो ये 3 बार एग्जम्पशन क्लेम कर सकता है, 3 बार। एक ब्रॉड फॉरवर्डेड एग्जम्पशन और 2 एग्जम्पशन हाथ के हाथ करंट ब्लॉक वाली। अच्छा एक बात मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई कर दूं, आमतौर पर सर गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग एक पर्सन 1 साल के अंदर 2 बार 3 बार 4 बार एलटीसी नहीं ले सकता। आपको जो एलटीसी मिलेगा, आप 1 साल में 3 बार एलटीसी क्लेम नहीं कर सकते सर। ठीक है, लेकिन देखिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, हमें गवर्नमेंट रूल्स से कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको सैलरी के रूल्स थोड़ी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सैलरी की टैक्सेबिलिटी पढ़ा रहा हूं। गवर्नमेंट एलटीसी कितनी बार देती है इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं तो ये बता रहा हूं कि अगर आपको 3 बार एलटीसी मिल गया ना, तो मैं आपको इस ब्लॉक में 2022 के साल में 3 बार एग्जम्पशन देने को तैयार हूं। अब आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप जाने और आपका एम्प्लॉयर, मेरा इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। इनकम टैक्स एक्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करता कि आपको एलटीसी मिलेगा या नहीं मिलेगा और मिलेगा तो कितनी बार। इनकम टैक्स एक्ट तो बस इतना कहता है एलटीसी अगर मिला तो एग्जम्पशन कैसे मिलेगी। सर ब्लॉक ईयर में जो जी जिसका सर, एलटीसी वो पहले ले सकता है। एक 2024 में मान लो ली उसने, जी या 25 में ली, तो उसको वो 22 में ही क्लेम कर सकता है क्या? नहीं सर, जब आपको पैसे ही नहीं मिले तो आप एग्जम्पशन कैसे क्लेम करेंगे? पैसे मिलेंगे तभी तो 22 वाली एग्जम्पशन। 25 में, 22 वाली 25 में कर सकता है। नहीं सर, 22 वाली 22 में ही क्लेम करनी पड़ेगी, 25 वाली 25 में ही क्लेम करनी पड़ेगी। जिस साल में पैसा मिलेगा उसी साल में आपको या तो टैक्स देना है या एग्जम्पशन क्लेम करनी है। 1 साल में 2 एग्जाम्पशन क्लेम कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं सर, हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के केस में 1 साल में 2 बार आपको सरकार पैसे नहीं दे शायद, नहीं, लेकिन अगर आप प्राइवेट जॉब में है तो सर 1 साल में क्यों? हो सकता है मेरा एम्प्लॉयर मुझे हर महीने घूमने भेज देता हूँ, वो कहता है सर आप मंडे टू फ्राइडे काम करो, सैटरडे संडे कहीं भी घूमो, बताओ कहाँ जाना है, टिकट करा देता हूँ, पैसे मैं दूंगा, है ना। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 52 बार एलटीसी दे दिया साल में,
है ना सर। ये मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, देखिए तो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर कौन है, एम्प्लॉय कौन है ना। अगर मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से कहें कि मुझे साल में 365 दिन घूमने जाना है, 365 बार एलटीसी दो, सर दे देगी कंपनी, सोचेगी नहीं एक बार भी। मुकेश अंबानी है सर, क्या फर्क पड़ता है ना। वो कहेगी सर आप 9 to 5 ऑफिस आओ, उसके बाद आप बोलो सर कहाँ जाना है, हम भेजते हैं, ठीक है। उनको तो हाँ 365 बार भेज देगी कंपनी, बोले तो वो एक बार। सर आखिरी बात सर, मैं ये कह रहा था एग्जम्पशन देंगे कितनी आप, भाई एलटीसी की एग्जम्पशन मिलेगी, कितनी मिलेगी? एग्जम्पशन अलाउएबल डिपेंड्स ऑन हाउ द जर्नी is performed. सर मैं ना दिल्ली से घूमने जाना चाहता हूँ, मान लीजिए मुंबई, बताइए दिल्ली से मुंबई आप कैसे कैसे जा सकते हैं? एक पर्सन है सर, मिस्टर ए, कंपनी में जॉब कर रहे हैं, घूमने जाना चाहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, मुंबई जाना चाहते हैं, बताइए कैसे कैसे जा सकते हैं? सर देयर आर एन नंबर ऑफ वेज सर, बहुत तरीके हैं। आप बाय एयर जा सकते हैं, आप एरोप्लेन का टिकट बुक करा लीजिए। आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं, अपनी कार से जा सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। सर बहुत तरीके हो सकते हैं सर। मिस्टर ने कहा मुंबई, जी सही बात है सर, साइकिल से चले जाइए। सर अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत हो रही है ना, तो आई थिंक शायद उड़ीसा के बता रहे थे एक पर्सन, वो पूरे इंडिया में साइकिल से जा रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग। हमारा जो ये इतना आजकल एक्सट्रीम वेदर होने लगा है, इसके लिए अवेयरनेस क्रिएट कर देंगे। सर बहुत बड़ी बात है सर, हजारों किलोमीटर का सफर साइकिल पे ट्रैवल करना, है ना। मैं ये कह रहा था सर, मान लीजिए मिस्टर ने कहा चलो मुंबई चलते हैं साइकिलिंग करते करते, ठीक है, तो ये जो मुंबई जा रहे हैं साइकिलिंग करते करते, इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी क्या? सर देयर आर सो मेनी वेज टू ट्रैवल, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट ना, इनकम टैक्स एक्ट फॉर द पर्पज ऑफ एलटीसी, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को ना 2 कैटेगरीज में बांटता है। वो ये कहता है सर, दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हैं, दिल्ली से मुंबई जाने के कितने तरीके हो सकते हैं? इनकम टैक्स क्या कहता है सर? 2 हो सकता है। आप जाएं बाय एयर, है ना, तो आप प्लेन का टिकट बुक कराइए और जाइए, और अगर प्लेन से नहीं जा रहे तो बस अदर देन बाय एयर। अब अदर देन बाय एयर ये ट्रेन से गए, बस से गए, कार से गए, टैक्सी से गए, बाइक से गए, साइकिल से गए, वॉक किया सर, वॉक, बैलगाड़ी, मालगाड़ी, पैदल, वॉट, सब इरेलीवेंट है, ठीक है। नाउ एक्चुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज इरेलीवेंट। अब एक्चुअल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इरेलीवेंट है सर, ये मैटर नहीं करता कि ये कैसे गए। अब मैटर क्या करता है? अब मैटर ये करता है कि ये अदर देन बाय एयर गए, ठीक है। इनकम टैक्स क्या कहता है सर? फॉर जर्नीज
परफॉर्म्ड बाय एयर। एक आदमी बाय एयर ट्रैवल करके कहीं चला गया, एग्जम्पशन कितने की देंगे आप? हमने कहा सर हम एग्जम्पशन देंगे इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर की। इकोनॉमी क्लास फेयर ऑफ नेशनल कैरियर। सर नेशनल कैरियर वैसे आज की डेट में ना ऑफिशियली हमारे यहाँ कोई है नहीं, ठीक है। पुराने जमाने में हमारा नेशनल कैरियर था एयर इंडिया, अब वो बिक चुका है, ठीक है, सरकार ने उसे बेच दिया है, ठीक है। तो एयर इंडिया की इकोनॉमिक क्लास का जो भी फेयर है उसकी एग्जम्पशन दे दी जाएगी। सेकंड, फॉर जर्नीज परफॉर्म्ड other than by air, for journeys performed other than by air। हमने कहा सर अब ये मैटर नहीं करता कि आप गए कैसे। नाउ actual mode of transportation is irrelevant। अब क्या देखा जाएगा? अब ये देखा जाएगा वेदर प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन आर कनेक्टेड बाय ट्रेन। मतलब ये कि जहां से आप जा रहे हैं और जहां पर आप जा रहे हैं क्या वहां ट्रेन जाती है? अगर जाती है तो फर्स्ट एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज की छूट दे दूंगा। फर्स्ट एसी की छूट दूंगा सर, फर्स्ट एसी बढ़िया। और इफ प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ जर्नी एंड प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन और पार्ट देयर ऑफ आर नॉट कनेक्टेड बाय ट्रेन। क्या मतलब? मतलब ये कि जहां से ये जाना चाहते हैं और जहां पर ये जाना चाहते हैं सर वहां ट्रेन नहीं जाती। पूरे रास्ते या आधे रास्ते, थोड़ा सा 2% 5% रास्ता ट्रेन से कवर नहीं हो सकता। दिल्ली से जाना चाहते हैं नैनीताल, सर दिल्ली से नैनीताल ट्रेन नहीं जाती। 90% रास्ता कवर हो जाता है लेकिन 100% नहीं होता, थोड़ा सा रह जाता है ना। अब इसको छोड़ दीजिए आप ये बताइए वेदर एनी अदर recognized mode of transportation
exist. Whether any other recognized mode of transportation exist. सर दिल्ली से जाना चाहता हूं नैनीताल, ट्रेन नहीं जाती। इनकम टैक्स ने कहा बेटा ट्रेन नहीं जाती, कुछ और जाता है। मैंने कहा हाँ सर, दिल्ली टूरिज्म की बसेस जाती हैं। इनकम टैक्स ने कहा बस शाबाश, फर्स्ट क्लास या डीलक्स क्लास फेयर of such recognized transportation system। हमने कहा सर ट्रेन तो नहीं जाती, कुछ और जाता है। हमने कहा हाँ बस। हमने कहा ठीक है, फिर बस का फेयर बता दो क्या फर्क पड़ता है। सर लेकिन दिल्ली से नैनीताल तो ठीक है, लेकिन कई ऐसी जगहें भी तो हैं जहां कुछ नहीं जाता। सर मैं दिल्ली से जाना चाहता हूँ अंडमान एंड निकोबार, बाय एयर जाना नहीं चाहता, तो अब थोड़ा सा रास्ता आपको ट्रेन से ट्रैवल करना पड़ेगा, थोड़ा सा रास्ता आपको बोट से ट्रैवल करना पड़ेगा, शिप से ट्रैवल करना पड़ेगा, और 4 अलग अलग मोड से ट्रैवल करना पड़ेगा, डायरेक्ट जा ही नहीं सकता। तो इफ नो अदर रिकॉग्नाइज्ड mode of transportation exist। सर जहां ये जाना चाहते हैं ना, वहां ये बाय एयर नहीं गए, वहां ट्रेन नहीं जाती, सर बस भी नहीं जाती, कुछ नहीं जाता। जहां कुछ नहीं जाता वहां मिस्टर ये जाना चाहते हैं। सर कई ऐसे रिमोट एरियाज हैं, गांव जाना चाहता हूं मैं अपना, गांव रिमोट एरिया में है, कुछ भी नहीं जाता, अब क्या करूं। हमने कहा सर आप एक काम करो, आप फर्स्ट एसी फेयर ऑफ इंडियन रेलवेज निकालो। एज इफ द जर्नी is performed by train। सर आपको ना मैं ट्रेन के फेयर की एग्जम्पशन दे दूंगा, ये मानते हुए कि आप जैसे ट्रेन से गए हो। सर जब ट्रेन जाती ही नहीं तो आप ट्रेन का फेयर बता देंगे। यस सर यही तो खास बात है, बता दूंगा। ट्रेन नहीं भी जाती ना तो भी बता दूंगा। सर इंडिया में ट्रेन का फेयर ना किलोमीटर बेस्ड है, डिस्टेंस बेस्ड है। आप मुझे डिस्टेंस बताइए, मैं फेयर कैलकुलेट करके बता दूंगा। ऑनलाइन निकल जाएगा सर, इनकम टैक्स वो इंडियन रेलवेज की वेबसाइट पे पता चल जाएगा, आप वहां से देख लीजिए। मान लीजिए जहां इन्हें जाना है 800 किलोमीटर दूर है, तो आप दिल्ली से 800 किलोमीटर दूर कोई और जगह देख लीजिए कौन सी है, और बस उसका फेयर देख लीजिए। जो उसका फेयर होगा वही जहां ये जाना चाहते हैं वहां का फेयर होगा। डिस्टेंस से पता चल जाएगा ट्रेन का टिकट कितना, और वो ट्रेन का जितना भी टिकट होगा मैं उसकी एग्जम्पशन अलाउ कर दूँ। ठीक है सर, ये हमारे पास बात कंप्लीट होती है लीव ट्रैवल कंसेशन की। पर इसमें एक चीज, जैसे साथ में लीव इनकैशमेंट मिल जाती है तो उसका क्या रहता है? सर लीव एनकैशमेंट अगर ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ जॉब मिलता है ना, फुल्ली टैक्सेबल होता है। अगर आपको छुट्टी के पैसे मिल गए, फुल्ली टैक्सेबल। ओके। अगर लेकिन लीव एनकैशमेंट रिटायरमेंट के टाइम पर मिल रही है तो उस पर एग्जम्पशन मिलती है सर, वो हम डिस्कस करेंगे, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है सर। नोट शेयर कर देना सर। जी सर।